हेलो दोस्तों, SJS ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। हम बाबूराम सक्सेना कृति संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत की इस नवीन श्रृंखला में हम आज गढ़ पाठ से संबंधित चर्चा करेंगे। गढ़ पाठ यानी ये पाणिनि जी का एक साधन था, यानी गढ़ व्यवस्था। इस गढ़ पाठ व्यवस्था के आधार पर ही पाणिनि जी ने उपयोग करके अष्टाध्यायी की रचना की, जिसका संक्षिप्त रूप किया था। तो हम फिर से आपको विदित कराना चाहते हैं कि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखी वो अत्यंत संक्षिप्त रूप में जो लिखी, तो उसके 6 साधन थे, यानी 6 प्रक्रियाओं को अपना करके पाणिनि जी ने एक विस्तृत संस्कृत भाषा का अत्यंत संक्षिप्त व्याकरण तैयार किया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रत्याहार। नंबर 1 प्रत्याहार। नंबर 1 प्रत्याहार। नंबर 2 अनुबंध। अनुबंध इनका उपयोग किया था। नंबर 3 गण व्यवस्था। नंबर 4 संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। नंबर 5 अनुवृत्ति। नंबर 6 पूर्वत्रा सिद्धम। ये 6 साधन थे। इन 6 साधनों के माध्यम से, यानी इन 6 प्रक्रियाओं के उपयोग से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का संक्षिप्त रूप बना दिया, और इतना संक्षिप्त रूप बना दिया कि पतंजलि जी को आगे चल के महाभाष्य लिखना पड़ा। महाभाष्य यानी उन सूत्रों को जो पाणिनि जी ने समझाया था, उनको विस्तृत रूप में समझने के लिए व्याख्यान पूर्वक पाणिनि जी ने पतंजलि जी ने एक ग्रंथ लिखा, जिसे महाभाष्य कहा गया। विस्तार से समझाया गया महाभाष्य में एक एक सूत्र को, जिसे समझने में आसानी हुई। लेकिन पाणिनि जी ने इन 6 साधनों के माध्यम से अष्टाध्यायी को अत्यंत संक्षेप में कर दिया। तो जब तक हम इन 6 साधनों के बारे में नहीं जानेंगे कि प्रत्याहार क्या होता है, अनुबंध क्या होता है, गढ़ व्यवस्था क्या होती है, अनुवृत्ति क्या है, पूर्वत्रा सिद्धम क्या है, संज्ञा एवं परिभाषाएं क्या हैं, यानी आधुनिक त्रिमुनि व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें ये 6 साधनों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जब तक हम इनका अध्ययन नहीं कर लेंगे, ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आधुनिक जो संस्कृत व्याकरण है, त्रिमुनि व्याकरण के नाम से जानी जाती है, हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, समझ में नहीं आएगी। इन 6 साधनों को समझाने के लिए मेरा प्रयास चल रहा है। इनमें मैं प्रत्याहार की क्लास ले चुके हैं हम, अनुबंध को भी समझाने का प्रयास किया गया है, और आज की इस नवीन श्रृंखला में गढ़ व्यवस्था से संबंधित हमारी ये क्लास है। और इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी वो संज्ञाएं एवं परिभाषाओं से संबंधित होंगी। तत्पश्चात हम अनुवृत्ति लेंगे, और उसके बाद में पूर्वत्रा सिद्धम, इससे संबंधित पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए अधिक समय न गवाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक गढ़ व्यवस्था पर चर्चा करते हैं।
देखिए गढ़ व्यवस्था क्या होती है, गढ़ व्यवस्था या गढ़ पाठ क्या होता है। जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय का लगना हो, जिनमें एक ही प्रत्यय लगना हो, या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, एक ही प्रकार का प्रत्यय लगता हो, तो उन सब का एक गढ़ बनाकर गढ़ के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रचा जाता है और गढ़ के पाठ को गढ़ के अंत में लगाया जाता है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार पढ़ेंगे। यदि कई ऐसे शब्द हों, जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो, या किसी एक प्रकार के विधान की रचना बतानी हो, तो उन सब का एक गण बनाकर गण के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र रचा जाता है और गढ़ के पाठ को गढ़ के अंत में लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है, अब हम ब्रीफ में या शॉर्ट में समझाएं आप लोगों को संक्षेप में, तो यानी ऐसे कई शब्द होते हैं, ऐसे कई शब्द होते हैं जिनमें एक ही विधान होता है, जिनमें एक ही विधान होता है, तो उन शब्दों को एक गढ़ में समूह में रखकर उसके पश्चात उस विधान को रख दिया जाता है। यानी उसके पश्चात क्या कर दिया जाएगा? उस विधान को रख दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक ही प्रत्यय, विधान का मतलब होता है एक जैसा ही प्रत्यय लगे, तो उन सभी शब्दों को हम क्या करेंगे, एक गढ़ में समूह में एकत्रित करेंगे और उनमें से एक जो मूल शब्द होगा उस शब्द को हम आगे लिख देंगे और आगे लिख करके उसके पीछे जो प्रत्यय लग रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है ना? तो उसको कह देते हैं हम गढ़ व्यवस्था। जैसे हम समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे गर्गादिभ्यो यय, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 105वां सूत्र है। गर्गादिभ्यो यय यानी गर्गादिभ्यो यय। यहाँ पे देखो ये कह दिया, ये है गर्गा, कह सकते हैं यहाँ पे गर्ग आद, और आदिभ्यो, और पीछे कह दिया ये। तो देखो ये एक एक्चुअल में गर्ग आदि बोला है, यानी गर्ग शब्द नहीं है। गर्ग के पश्चात और भी ऐसे 50, 40, 10, 20 शब्द हैं, बताया जाएगा कि कितने होंगे, कि इस गर्ग के पश्चात वो आएंगे, लेकिन इनमें जो मूल शब्द बना दिया वो गर्ग को बना दिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, गर्ग आदि। यानी गर्ग और गर्ग के पश्चात जो शब्द हैं
यानी बहुत सारे यहाँ पे बता देखो, में गर्ग आदि समूह गण में 102 धातुएं हैं। आ रही है ना समझ में? देखो ये गर्ग आदि गण एक समूह है जिसमें 102 धातुओं का समूह है। यानी 102 धातुएं ऐसी हैं जिनमें यह प्रत्यय लगता है। ठीक है ना, जिनमें यह प्रत्यय लगता है 102 धातुओं के अंदर। तो उन 102 धातुएं हैं जिनमें यह प्रत्यय लगता है, तो उनमें से गर्ग को आगे लेकर के यहाँ बोल दिया गर्ग और पीछे कह दिया आदि। यानी आदि का मतलब है 102 में से एक धातु यहाँ लिख दी जो इम्पोर्टेंट है, जो पूरे समूह का क्या कर रही है, बोध करा रही है गर्गाद कह करके, यानी ये लीडर है, इसको लीडर बना दिया। और बाकी की जो पीछे हैं उनको 101 धातुएं हैं, उनको क्या बना दिया, इस समूह में सिर्फ सजा दिया है। ठीक, तो यहाँ ये संबोधित किया गया है कि गर्ग आदि, यानी गर्ग 102 धातुओं में से एक निकाल लो इसमें से। तो ये गर्ग हमने क्या की, गर्ग को आगे ले लिया, गर्ग आदि एक धातु ले ली यहाँ पे। तो गर्ग के बाद में जो 100 धातु हैं उनमें भी, यानी गर्ग में भी और 102 धातुओं के 101 धातुएं रह गई, यानी गर्ग प्लस 101 धातु हैं। भाई एक तो ये हो गई, 102 धातु हैं गर्ग, यानी गण, ये जो गर्ग आदि समूह है इसमें 102 धातु हैं, एक धातु हो गई गर्ग और इसमें 101 धातुएं बची। तो गर्ग और 101 धातुओं में ये नियम है कि भाई यह प्रत्यय लगेगा, तो इसलिए सीधा फॉर्मेट एक बना दिया, लिख दिया कि गर्ग, ठीक है ना, गर्ग, और यहाँ क्या किया भाई देखो ये आद जोड़ दिया, 101 जो धातु हैं उनका बोध करा रहा है, गर्ग आदि, गर्ग आदि, गर्ग आदि यय, गर्ग आदि यय। इसका मतलब है गर्ग गण में या गर्ग आदि समूह में जितनी धातुएं हैं उन सब में यह प्रत्यय होगा। क्लियर हुआ? और गर्ग आदि समूह में कितनी धातुएं, 102, तो 102 धातुओं में ही यह प्रत्यय लगेगा। क्लियर हुआ? तो बारी बारी से अगर पाणिनि जी इन 102 धातुओं को लिखते क्रम से, कोई गर्ग ले ली, कोई गम ले ली, इस तरीके से अगर पाणिनि जी लिखते जाते, चुर ले लेते, तो इस तरीके से अगर पाणिनि जी लिखते जाते फिर उसके पश्चात में यह प्रत्यय देते, तो ये तो एक बहुत सारे सूत्र हो जाते इस हिसाब से। तो पाणिनि जी ने देखा कि भाई के जो गर्ग यानी 102 धातुएं हैं, 102 धातुओं में यह प्रत्यय लग रहा है, तो उन्होंने इन 102 धातुओं को इकट्ठा करके और इनमें से खटाक गर्ग को निकाल करके क्या कर लिया, गर्ग को लीडर बना करके बोल दिया कि गर्ग आद, यानी गर्ग आद, यानी एक धातु तो ये हो गई, और आद का मतलब है ये वाली 101 धातु हैं। गर्ग आदिभ्यो, गर्ग आदिभ्यो मतलब जब 102 धातु हैं तो बहुत सारी धातु हैं, तो गर्ग आदिभ्यो यानी गर्गादिभ्यो धातुओं में, गर्गादिभ्यो धातुओं में क्या लगेगा, यह प्रत्यय लगेगा। क्लियर हुआ? तो ये है। ऐसे ही देखो भवादिगण है, जैसे यहाँ कह दिया भवादिगण, भवादिगण, ये भवादिगण जो धातुएं हैं इसमें क्या किया गया है, देखो जो भवादिगण हैं करीब करीब 1000 के समथिंग धातुएं इसमें पड़ती हैं, लगभग 1000 के समथिंग धातुएं भवादिगण की धातुएं बोली जाती हैं। इसमें ये सबसे वैसे भी बड़ा गण है, समूह है। भवादिगण में 1000 से ज़्यादा धातुएं आती हैं। तो इनमें बताया गया, पाणिनि जी ने देखा कि 1000 भाई करीब करीब 2000 के लमसम संपूर्ण धातुएं हैं। ठीक, तो 2000 के समथिंग जब संपूर्ण धातुएं हैं
तो उनमें से देखा कि करीब करीब 1000 धातुएं हैं। तो 1000 धातुओं में यानी कि सप विकर्ण लग रहा है। जब हम रूप बनाते हैं, तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं, ये स नहीं है यहाँ पे, ये प है। फिर से देखो, उन्होंने देखा कि ये सप विकर्ण लगेगा जब हम तिंग जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? 2000 धातुएं लगभग, उनमें से 1000 धातुओं में सप विकर्ण लग रहा था, तब जा कर के ये रूप क्लियर हो रहा था। उनमें 1000 धातुओं में भव यानी भू धातु भी थी। भव कोई धातु नहीं होती है, धातु भू होती है, भू धातु से बना है भव। तो उन्होंने देखा कि भाई 1000 धातुओं में सप विकर्ण लग रहा है, उसके पश्चात तब तिंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब 1000 धातुओं में जब हम तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं क्रिया बनाने के लिए, तो वहाँ पर सप विकर्ण लगाना पड़ता है, और जिसकी चर्चा जब हम धातु पढ़ाएंगे उस समय क्लियर कर देंगे। तो जैसे ही हम इन धातुओं में तिंग जोड़ेंगे क्रिया बनाने के लिए, तो क्रिया बनाने से पहले हमें 1000 धातुओं में क्या करना पड़ेगा? सप विकर्ण के रूप में जोड़ना पड़ेगा पहले, और तब तिंग जुड़ेगा। तो पाणिनि जी ने कहा, पाणिनि जी ने एक पूरा गण बना दिया। इन 1000 धातुओं का लगभग 1000, कुछ कम भी होंगी कुछ बढ़ती भी होंगी, लगभग 1000 के समथिंग है। इन सभी धातुओं को एकत्रित करके एक गण बना दिया, और उसका नायक बना दिया भू धातु को। भू धातु का मतलब है, इस देखो भव, ये भव है ना, तो भव में सप विकर्ण ऑलरेडी लगा हुआ है। जब इसमें सप विकर्ण लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ क्लियर हो जाता है। भवादि गण से क्या क्लियर हो गया कि भव आदि गण से क्लियर हो गया कि जो भव धातु के अंतर्गत, भव समूह के अंतर्गत जितनी 1000 धातुएं आएंगी उन सब में सप विकर्ण लगेगा। बस इतना कह दिया। जैसे भवादि गण सप, तो ये गण पाठ है, ये विधान है, इसको पीछे लिख दो। अब इससे क्लियर हो गया कि इस भवादि गण में जितने भी शब्द आएंगे, जितनी भी धातुएं आएंगी भवादि गण में, इन सब में क्या लगेगा? शप विकर्ण लगेगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जिनको, यानी ऐसे प्रत्यय हैं जो बहुत सारे शब्दों में लगते हैं, काफ़ी शब्दों में लगते हैं। तो उन सब शब्दों को एकत्रित करके उनको एक गण के रूप में बना दिया, और गण यानी समूह के रूप में एकत्रित किया, और एकत्रित करने के पश्चात उसमें पीछे जो प्रत्यय आ रहा है उसके पीछे लिख दिया कि इस गण में, इस समूह में जितने भी शब्द पढ़ेंगे उन सब में ये प्रत्यय लगेगा, यानी ये विधान होगा। ठीक, तो ये थी हमारी गण व्यवस्था से संबंधित चर्चा। हम 6 साधनों के लिए एक एक क्लास ले रहे हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरीके से जब और भी हम व्याकरण का अध्ययन कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा जो टॉपिक है ये आगे बढ़ेगा, तो हम ये सारे फॉर्मूले, प्राकथन से संबंधित जो भी आपकी जो प्रत्याहार हैं, संज्ञाएं, परिभाषाएं आएंगी, अभी गण व्यवस्थाएं, इन सब को बताते चलेंगे कि देखो हमने आपको गण पाठ पढ़ाया है, ये गण में इतने शब्द आएंगे और इसके पीछे ये विधान है। तो इसकी जो चर्चा की जाएगी जब पाठ हम स्टार्ट करेंगे, यानी व्याकरण पढ़ाना हम स्टार्ट करेंगे, तो हम ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे तो प्राकथन में थोड़ा सा आपको परिचय कराना है इन चीज़ों से कि ये चीज़ें आगे काम आएंगी, यानी आपको यहाँ पर इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं जिनका उपयोग करना है आपको। ठीक है, तो ये उपयोग करना हम जब
अध्ययन करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें पहला चैप्टर होगा वर्ण विचार है, संधियाँ हैं, कारक हैं, समास हैं, यानी तद्धित प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय हैं, धातुएं, संज्ञाएं, विशेषण, अवयव, ये सारी चीज़ें पढ़ानी है हमें। ठीक है, तो आज की हम क्लास को यहीं रोकते हैं। ये हमारी जो क्लास है ये गढ़ पाठ से संबंधित है, तो इसमें मैंने गढ़ पाठ को बताने का प्रयास किया है। इस आगे की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम संज्ञाएं एवं परिभाषाओं से संबंधित हम टॉपिक शुरू करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है व्याकरण में। व्याकरण में ये संज्ञाएं एवं परिभाषाएं सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो इम्पोर्टेंट ये 6 साधन है, इनमें कोई भी कम नहीं है, कोई भी उपकरण कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो संज्ञाएं एवं परिभाषाएं हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी इन सब में ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये समझ में नहीं आएंगी तब तक आगे काम नहीं चलेगा, इसलिए इन क्लासों को ध्यान से देखें। लेकिन आज के लिए इतना ही है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।